तो बच्चों ये हमने लास्ट शायद पढ़ा था, इफ पीपल रिमेम्बर, करेक्ट। चलिए, तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, एक छोटा सा रेट्रो रिवीजन जो मैं आपको बताता हूं हर बार, वो कर लेते हैं। सो कंज्यूमर का मतलब वो इकोनॉमिक यूनिट हु हैज अ रेशनल बिहेवियर। रेशनल बिहेवियर मतलब इसको रेशनल नंबर पढ़ाया गया P बाई क्यू, और इसको समझ में नहीं आया। नो, रेशनल बिहेवियर का मतलब है जब ये पेमेंट ज्यादा करता है तो इसकी उम्मीद होती है कि मेरे को यूटिलिटी भी ज्यादा मिले। कम पेमेंट कर रहा है तो कम सेटिस्फैक्शन में सर्वाइव कर जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या नहीं, इंटेलेक्चुअल तो सब होते हैं। गॉट इट क्लियर? सो विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम, और इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंज्यूमर बिहेवियर। तो आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर तभी तक पसंद करेंगे जब तक आपको उसी प्राइस में उससे अच्छा मिल नहीं जाता। तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज है कंज्यूमर बिहेवियर की जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे चिल्ड्रन। विदाउट प्राइस वी हैव डन, विद प्राइस वन कमोडिटी मॉडल हम कर चुके थे जिसका ग्राफ हमको बनाना था। व्हाट इट क्लियर? आज हम पढ़ेंगे विद प्राइस टू कमोडिटी मॉडल, जिससे हमारा कार्डिनल एनालिसिस चल रहा है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। खोपड़े में बात गई। देन वील स्टार्ट विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बट बिफोर वी स्टार्ट, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसा कुछ पढ़ा था बच्चों, और उसके एग्जाम्पल्स, सॉरी अजम्पशंस हमने नहीं टेकअप किए थे। तो आई वांट कि सब लोग अपनी कॉपी में उसके अजम्पशन जरूर लिख लें, वेयर वी रोट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चिल्ड्रन। ये वैसे मैं आपको 11th क्लास में बता चुका था जब हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे। तो राइट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन, assumptions of law of diminishing marginal utility। ये assumptions दोनों जगह काम करेंगे बच्चों। अगर सिर्फ एग्जाम में लॉ ऑफ डीएमयू पूछा जाए तब भी लिख के आइएगा, और अगर एग्जाम में प्राइस के साथ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल जिसको बोलते हैं, जस्ट शोइंग इट टू एवरीबडी, ये वाला कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन, अगर ये पूछा जाए विद प्राइस मॉडल तब भी आप इन assumptions को जरूर लिख के आइएगा, क्योंकि दोनों केसेस में द ओनली डिफरेंस इज ऑफ प्राइस। ऊपर वाले में प्राइस था नहीं हमारे पास, जो पहली थ्योरी पढ़ी चिल्ड्रन। व्हाट इट क्लियर? सिर्फ एमयू और टीयू था यूनिट्स के साथ, यहाँ पे प्राइस भी है। फाइन, चलिए बच्चों। हाँ जी बोलिए। मिलेंगे मिलेंगे, नॉट टू वरी, नोट्स सबको मिल जाएंगे। पहला अजम्पशन चल रहा है कंटिन्यूअस कंजम्पशन। सर कहने का मतलब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं एक बार फिर से जो लोग भूल गए हैं, लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब होता है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर, every next unit gives us lesser satisfaction। I repeat children, every next unit gives us lesser satisfaction। ये समझ में आ गया? बहुत बार आपने अपने ऊपर भी इसको फील किया होगा। बट ये तभी होगा, assumption का मतलब यही है कि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे, every next unit will give you lesser and lesser satisfaction। अब ये जो बात है बच्चों, ये तभी होगी when the consumption is done continuously। जैसे आपको पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, मम्मी अगर एक साथ 4 पूड़ी बना के टिफिन में रख के आलू की सब्जी के साथ आपको स्कूल में दे दे टिफिन में, शायद 2 पूड़ी खाने के बाद तो मन ही नहीं करेगा खाने का, पहली पूड़ी ही शायद अच्छी लगेगी। बट अगर मम्मी घर में गरम गरम पूड़ी आपको एक एक करके दे रही हैं, आप 40-50 पूड़ी खा जाएंगे। जोक सपाट, 40-50 तो नहीं, तब भी 6-7 तो खा ही जाएंगे। वैसे ही अगर आप किसी से पूछें कि भाई तुम कितनी चाय पी सकते हो, वो कहेगा 1 कप 150 ml। तुमने कहा ठीक है बैठ जाओ आज हम चाय मिलाएंगे। मम्मी को मान लीजिए आपने ऐसा बोला, और वो स्पून होता है बच्चों, बचपन में मम्मी गर्दन पकड़ के आपको स्पून से दवाई पिलाती होंगी, बचपन में मम्मी ने दूध भी पिलाया होगा आपको स्पून से। तो अब आपने स्पून डाला चाय के कप में और मम्मी से आ करो आ, मम्मी को आपने 1 चम्मच चाय पिला दी, फिर 1 चम्मच और चाय पिला दी। मम्मी शायद 2-4 कप चाय पी जाएंगी इस तरह से, बट उनको वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आएगा ही नहीं। एक और एग्जाम्पल, पानी पीते हैं हम लोग, बॉटल से ही ऐसे गटगट करके पी जाइए, यू वोंट बी फीलिंग दैट मच सेटिस्फाइड जितना प्रॉपर ग्लास में भर के पानी पीने में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है चिल्ड्रन, व्हिच सेज एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग। ऐसा तभी होगा जब आपका कंजम्पशन कंटिन्यूअस होगा। अगर कंजम्पशन कंटिन्यूअस नहीं है तो जैसे जैसे ज्यादा यूनिट लेंगे वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन बराबर हो सकता है, कम कभी नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का?
वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का कैप होता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल के पीते रहिए, 10 बॉटल कोल्ड ड्रिंक पी जाएंगे, बट अच्छा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होगा ही नहीं। बट अगर 2-2 लीटर की 4 बॉटल आपके सामने रख दी जाए, शायद आप एक घूंट में कहेंगे मेरा मन भर गया। नहीं समझे बात को? पक्का? द लॉ सेज यूटिलिटी इज मेजर्ड कार्डिनली, नंबर के फॉर्म में। आप अगर MU को ध्यान से देखें बच्चों, हैव आई रिटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट। यहां पे भी देख लीजिए, यहां पे भी देख लीजिए, यहां पे भी देख लीजिए। इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ सर्टन numbers. I repeat children, always in terms of certain numbers. Rationality, just now told everybody, if a consumer is paying more money, he expects more satisfaction. तो rational consumer का मतलब that who is willing to get more satisfaction. Diminishing marginal utility, जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट में यूटिलिटी सबसे ज्यादा, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम, फिफ्थ में उससे कम, सिक्स्थ में उससे कम, एंड बाद में तो नेगेटिव। द नेक्स्ट एंड द लास्ट अजम्पशन इज व्हाट चिल्ड्रन? स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटी, मतलब रोटी खाई होगी आपने, हो सकता है आपके घर में जो रोटी का साइज हो वो आपके किसी रिलेटिव के घर की रोटी से बहुत छोटा हो। तो आप अपने घर में 6 रोटी खाते हैं, रिलेटिव के घर में भी आपने यही बोला 6 बना दो हम खा लेंगे, बट वहां रोटी बहुत बड़ी थी तो आप 2 में ही खा पाए। रेस्टोरेंट जाते हैं, चपाती ऑर्डर करते हैं अपने लिए तो 3, बट पराठा ऑर्डर किया तो 1, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो कमोडिटी का जब एक स्टैंडर्ड साइज होगा बच्चों, तब ये कॉन्सेप्ट डिमिनिशिंग का अप्लाई होगा। बट अगर साइज स्टैंडर्ड नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक की बात की, आपसे कोई पूछे हाउ मेनी बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक यू कैन ड्रिंक, यू सेड 4 बॉटल्स। अब आप कह रहे थे 4 बॉटल 200 ml वाली, 250 ml वाली, बट वो ले आया 2 लीटर वाली। तो यहाँ पे हो सकता है आधी बॉटल पी के ही आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा हो जाए। assumptions understood well children? लिख लीजिए फास्ट। सो कंज्यूमर कमोडिटी को क्यों कंज्यूम करता है, ये देखिए, आप बीती आपको स्कूल में ऐसा लगता होगा, आपका क्लासमेट कोलीग छोले भटूरे लेके आया MDH मसाले वाले, आप बर्गर और चाउमीन लेके गए हैं, आपको उसका टिफिन अच्छा लगता है और उसको आपका। अचार हमेशा आपको अपने फ्रेंड के घर का अच्छा लगता होगा, अपने घर का अच्छा नहीं लगता होगा। ऐसा नहीं है, खाते खाते आप ऊब चुके हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम फुल हो चुका है। ओके, सो यूटिलिटी तो सबको पता है क्या होता है चिल्ड्रन। क्लॉथ हैज अ यूटिलिटी बिकॉज हम उसे पहनना चाहते हैं, पेन हैज अ यूटिलिटी क्यों हम इसको लिखना चाहते हैं, और इसको हम मेजर किस में करते हैं चिल्ड्रन? यूटिल्स में। किस में करते हैं? यूटिल्स में। नोट्स लिखने में टाइम मत बर्बाद करिए, मैंने जो आपको कंप्यूटराइज टेक्स्ट नोट्स दिया है सब लिखा है उसके अंदर। गॉट इट क्लियर? जो इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखवा दूंगा चिल्ड्रन। गॉट इट? चलिए, क्लास 11 में पढ़ा था, एक बार समझा देता हूं फिर से। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म। आज आपको कोल्ड कॉफी पीना बहुत अच्छा लगेगा, हॉट कॉफी पीना बहुत बेकार लगेगा, बट 2 जनवरी को वेडिंग पार्टी में क्या बहुत अच्छा लगेगा? हॉट कॉफी। कोल्ड कॉफी उस समय अच्छी नहीं लगेगी। तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। मान लीजिए मैंने बैकअप क्लास अरेंज की, कुछ बच्चे आए, कुछ नहीं आए, कुछ कह रहे हैं सर फैमिली वालों के साथ घूमने चले गए थे। क्या है बच्चों? रिलेटिव टर्म। कुछ को लग रहा है फैमिली इंपॉर्टेंट है, घूमने चलो, कुछ को लग रहा है क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास में चलो। तो यूटिलिटी इज रिलेटिव, सब्जेक्टिव टर्म है। वी कैन मेजर इट चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ये कॉन्सेप्ट 10-15 सालों से आ गया है, पहले ऐसा कुछ नहीं था बच्चों। यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। व्हेन आई टीच दिस आई टेक 2 एग्जांपल्स चिल्ड्रन, वन इज मिल्क एंड अदर इज टोबैको। गॉट इट क्लियर? काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको मिल्क पीना बहुत अच्छा लगता होगा, बट सो कॉल्ड सारे के सारे लोग मेरी ये बात जरूर मानेंगे दैट ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल। बट मैक्सिमम बच्चे कहेंगे हाँ सर दूध पीना हमें बहुत अच्छा लगता है, बट सब बच्चे नहीं कहेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, सब बच्चे नहीं कहेंगे कि हमें दूध पीना अच्छा लगता है। कितने बच्चे कहेंगे? मैक्सिमम। तो 100 में से 90 बच्चे कह रहे हैं हाँ सर दूध पीने से फायदा तो बहुत होता है, तो इट इज यूजफुल। और अब ये 100 के 100 बच्चे ये बात कहने को तैयार हैं कि दूध पीने से फायदा है, बट 90 ये बात तो कह रहे हैं कि फायदा है, बट ये 90 ऐसे जो मन से एकदम दूध पीते हैं, बाकी 10 कह रहे हैं हमें नहीं अच्छा लगता।
बट वो 10 इस बात पे राजी हो रहे हैं। नहीं समझे बात को? फिर से सुनिए, 100 लोग की आपने एक सो कॉल्ड सर्वे कंडक्ट कराई, ऑल 100 आर सेइंग ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल, 90 कह रहे हैं हाँ हमें दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। तो 90 के लिए मिल्क हैज एज वेल एज यूजफुलनेस, बाकी 10 के लिए इट हैज यूजफुलनेस, सॉरी टू से यूटिलिटी नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाई लिखाई करने से फायदा है, यस और नो? दोज पीपल हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन वो भी जवाब देना चाहेंगे। पढ़ाई लिखाई करने से फायदा, यस और नो चिल्ड्रन? तो एजुकेशन इज यूजफुल, ये तो सब बोल दिए। बट जो बच्चों इस समय क्लास में बैठे हैं सिर्फ उनके लिए एजुकेशन इज यूटिलिटी। क्यों? बाकी कह रहे हैं अरे ठीक है वीडियो देख लेंगे। समझ में आ गया? उनकी शादी का वीडियो नहीं बन पाएगा कभी भी। हाँ नहीं, पैसे भी लिख सकते हैं, पेन यूजफुल है सबको पता है, बट जिनको लिखना है सिर्फ उनके लिए यूटिलिटी है। आइए टोबैको पे जाइएगा मत, आइएगा बस। चलिए बच्चों, अब टोबैको के लिए 100 लोगों के ऊपर आपने रिसर्च की, ऑल आर सेइंग एंड मैक्सिमम आर सेइंग, सर ऑल आर सेइंग व्हाट? ऑल आर सेइंग दैट इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट मैक्सिमम लोग कह रहे हैं नो वी विल कंज्यूम, हमें मुकेश बनना है, हमें टीवी पे आना है, हमें मूवी के पहले थिएटर में आना है, जबड़ा फटवाना है। समझ में आ गया? तो कुछ लोगों को टोबैको कंजम्पशन बड़ा अच्छा लगता है, पता है कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे एंड ऑल दैट, बट स्टिल दे कंज्यूम इट, इट इज सेड टू बी दैट दे हैव यूटिलिटी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? बट क्या बच्चों टोबैको सही में यूजफुल है? नो। तो एवरीबडी इज सेइंग दैट टोबैको इज injurious, but still those who are fond of addicted to it they consume it। तो यहां पे हम बोलेंगे it has utility but it is not useful। मैं injurious को थोड़ा सा expand करके लिख देता हूं तो लोगों को अच्छा लगेगा, it is not useful but it has utility those who are addicted to it। milk is useful but कुछ ही को अच्छा लगता है पीना, सबको अच्छा नहीं लगता। तो आप ये एग्जाम्पल लिख के अगर समझा के आएंगे, लॉन्ग आंसर्स में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली टीचर वुड अंडरस्टैंड कि आपके अंदर अकल काफी ज्यादा है। तो जंक फूड खाना भाई सबको अच्छा लगता है, चाउमीन बहुत अच्छा लगता है, बर्गर बहुत अच्छा लगता है, पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, और उसमें मिर्च भी नहीं लगती है, और मम्मी ने घर में अरहर की दाल में बहुत मिर्चा है, बहुत मिर्चा है, बहुत मिर्चा है, मम्मी का हम तो 3 दिन से मिर्च डाले ही नहीं, खरीद के नहीं लाए हैं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? हाँ आएगा आएगा, यूटिलिटी हैज नो लीगल कॉनोटेशन, मतलब यूटिलिटी को कानूनन प्रूव नहीं किया गया, सबके लिए वो अलग अलग है। ये सारे टर्म्स ही बताते हैं यूटिलिटी हैज नो लीगल कॉनोटेशंस। तो ये 11 में आपको बेसिक टर्म्स में बताया गया था। हाँ ये कुछ भी बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है सब इसी के अंदर। समझ में आ गया? तो बच्चों इसको जरूर लिख लें। मिल्क के केस में मिल्क इज यूजफुल एज वेल एज इट गिव्स यूटिलिटी। टोबैको गिव्स यूटिलिटी बट इट इज नॉट यूजफुल। बट जो अभी अभी उज्जवल जी ने बोला इट हैज नो लीगल कॉनोटेशन, मैं अग्री करता हूं, इट हैज सोशल कॉनोटेशंस। व्हाई? मिल्क इज यूजफुल, सोशल कॉनोटेशन है, दैट इज द रीजन इट इज इन द मार्केट, दैट इज द रीजन इट इज इन द मार्केट। व्हाट इट क्लियर? टोबैको इज नॉट यूजफुल, ये भी सोशल कॉनोटेशन है, दैट इज व्हाई इट इज इन द मार्केट विद 52% टैक्स। समझ में आ गई बात? तो सरकार कितना भी चिल्ला ले, टोबैको इज इंजूरियस, इंजूरियस सरकार के लिए भी उसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा है। सरकार तो चाहती नहीं लोग दूध पिए, सरकार चाहती लोग अल्कोहल कंज्यूम करते रहे, क्योंकि उस पर टैक्स ज्यादा है। किसी दिन कोई नेता ये ना बोले पेट्रोल पियो, घर में गेस्ट आए, वेबलिन इफेक्ट, हमें पेट्रोल पिलाया जाए आधा लीटर, पेट्रोल में चीनी मिला दो। चलिए चलो, चलिए बच्चों, तो इनिशियल मार्जिनल टोटल ये आपको बता चुका हूं मैं, गॉट इट क्लियर? तो इसलिए इसमें हम जरा भी फोकस नहीं डालेंगे। सबसे पहली वाली जो यूटिलिटी थी दैट वाज इनिशियल, चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज मार्जिनल। और मार्जिनल कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं बच्चों, फॉर्मूला आपने लिखा हुआ था लास्ट लेक्चर में, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू एंड टी यू एन माइनस 1। ओके, और टी यू कैसे निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी? सर सक्सेसिव एम यूज को टोटल करेंगे, याद करिए हम स्फीयर्स बना रहे थे, तो टीयू आ जाएगा। गॉट इट? दिस ऑल वी हैव डन। जब तक टीयू आपका बढ़ता रहेगा एमयू विल बी पॉजिटिव। टीयू मैक्सिमम हो गया, कंफ्यूजन इरेडिकेशन पॉइंट है चिल्ड्रन, यहां पे भी 30 है, यहां पे भी 30 है, बट आप इसको मैक्सिमम बोलेंगे, इसको मैक्सिमम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे सर? क्योंकि एमयू जहां पे 0 होता है वहां पे ही टीयू को मैक्सिमम डिफाइन किया जाता है, क्योंकि आप यहां तक तो कंज्यूम
करेंगे ही करेंगे, फ्री कमोडिटी होगी तो इसको भी करेंगे। इज दैट क्लियर? इस पे आप शट डाउन कर देंगे, मतलब नहीं खरीदेंगे। तो जब तक टीयू बढ़ रहा है इट इज पॉजिटिव, टीयू मैक्सिमम इट इज 0, टीयू फॉल करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा। ओके, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन द ग्राफ फॉर दिस चिल्ड्रन, व्हाट इट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में मेनी अ टाइम चिल्ड्रन 3 मार्क्स का रिलेशनशिप पूछ लेंगे टीयू और एमयू में, तो वहां पे आपको टीयू की डेफिनेशन लिखनी है, एमयू की डेफिनेशन लिखनी है, ग्राफ बनाना है, शेड्यूल बनाना है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये लिखना है। अलग अलग भी आप बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साथ भी बना सकते हैं। गॉट इट? नहीं, वो भी एक्सप्लेन करेगा, दोनों ग्राफ को आप ज्वाइन कर देंगे, अभी हम बना के देख लेंगे, परेशान हो तो ये। गॉट इट क्लियर? आप ऊपर नीचे दोनों ग्राफ को ज्वाइन कर दीजिएगा तो भी बन जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, हैंड रिटन नोट्स में चिल्ड्रन ने लिखा हुआ है, तो आते हैं वापस से यहाँ पे। चलिए, मिल गया सबको ये? चलो, तो यहाँ पे भी बच्चों मैंने भी एक ही ग्राफ बनाया हुआ है, अगर आप 2 ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेंगे, लेट मी एक्सप्लेन एवरीबडी, नहीं तो लोग कहेंगे सर ने छोड़ दिया। चलिए, 2 ग्राफ बनाते हैं, आप देख लीजिए बस, आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर आप ड्रॉ कर लीजिएगा चिल्ड्रन। ऊपर बनेगा टीयू का ग्राफ और नीचे बनेगा एमयू। ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्रिक क्या है चिल्ड्रन इसकी? द ट्रिक इज, ये जो वाई एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है ये एक लाइन में होना चाहिए, जो गैप होगा एक्स एक्सिस पे वो भी सेम होना चाहिए। ठीक, चलिए, दिस इज ओरिजिन, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, वाई ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस। तो मैं फ्री हैंड बना के दिखा रहा हूं चिल्ड्रन। मान लीजिए ये आपका टीयू बन गया चिल्ड्रन, मैक्सिमम पॉइंट सबको नजर आ रहा है टीयू का, समवेयर हियर। फिर आपने यहाँ पे एमयू बनाना स्टार्ट किया चिल्ड्रन, और सो कॉल्ड एमयू आपका इस तरह का बन गया। अब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको मैच कर लेंगे लाइक दिस चिल्ड्रन। तो वेयर सो एवर वी हैपन टू सी कि ये पी पॉइंट हमारा मैक्सिमम है, तो यहाँ पे भी पी पॉइंट ये 0 है चिल्ड्रन। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा था दैट टी यू वॉज पॉजिटिव, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट एम यू इज फॉलिंग डाउन बट इट इज स्टिल पॉजिटिव चिल्ड्रन। यहाँ पे टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया और एम यू कितना हो गया यहाँ पे 0, और व्हेन टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग चिल्ड्रन एम यू टर्न्स टू बी नेगेटिव। समझ में आ गया 2 ग्राफ कैसे बनेंगे? चलिए, आप एक में भी समझाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स मिलेंगे। चलिए बच्चों, इसका ग्राफ बनाते हैं चिल्ड्रन, शायद मैंने आपको होमवर्क में दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर बना लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरे साथ बनाना स्टार्ट करें वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। एमयू की कोई यूनिट हमारे पास माइनस में तो है नहीं, तो इसलिए इस तरह का ग्राफ हम बनाएंगे नहीं। ड्रॉ करिए बच्चों। This is somewhere a reason why after every point of time every app update because when their MU reaches 0 हाँ, they बोल want सकते हैं, आजकल ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यही है, बट क्योंकि वो सेलर्स है ना, तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते ये हर कंपनी अपना एंड्रॉयड या iOS ऐप अपडेट इसलिए करती है क्योंकि उनका सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो गया, नहीं वो सेलर है। सेटिस्फैक्शन की बात जब भी आती है कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता। आप समझ में आ गया? हमको इंटरनेट एक्सप्लोरर पुराना वाला बहुत अच्छा लगता था, गूगल क्रोम बहुत अच्छा लगता था, बट अब किसी ने उससे बेटर दे दिया तो हम इसको छोड़ के उस पर शिफ्ट कर जाएंगे, तो गूगल अपडेट करेगा अपनी सर्विसेज। इज दैट क्लियर? कर तो वो कंज्यूमर के बिहेवियर हाँ, के लिए रहा है। कंज्यूमर हमारे ऐप को यूज करते करते बोर ना हो जाए इसलिए हम अपडेट करते हैं। ओके, चलिए, तो बच्चों वाई एक्सिस पे हम मार्क करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइस एंड एमयू। आई रिपीट चिल्ड्रन, वाई एक्सिस पे मार्क करेंगे प्राइस एंड एमयू। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स मार्क होनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर के गैप पे मार्किंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको एमसीक्यू में काम आएगी।
एंड चिल्ड्रन MU की वैल्यूज मार्क करेंगे इन मल्टीपल्स ऑफ 100 ईच ऑन द y एक्सिस अप टिल 700. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. I hope so people have accessed the law of demand and elasticity of demand MCQ paper, children. चलिए, price was how much every time, children? Children, price was how much every time? 600. Very good. तो have a straight line drawn, children, which resembles कि अगर आप हर शर्ट को खरीद के पॉइंट्स मार्क करेंगे बच्चों, तो अल्टीमेटली सारे पॉइंट्स जुड़ने के बाद ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगा. अगर आप थोड़ा सा इलास्टिसिटी के बारे में मेरे को जवाब दें तो ये परफेक्टली क्या लग रहा है चिल्ड्रन? इलास्टिक. 600 रुपए में कस्टमर कितना भी खरीदेगा, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा तो वो भाग जाएगा. नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, तो आपको MCQ में पूछ सकते हैं, इन केस ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यूजिंग प्राइस एंड सिंगल कमोडिटी मॉडल, द नेचर ऑफ प्राइस इज ऑप्शन ABCD, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक एंड रिलेटिवली मोर इलास्टिक. तो आपका जवाब क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक. 600 रुपए पे वो कितना भी खरीद लेगा, बट नथिंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस. चलिए बच्चों, मार्किंग स्टार्ट की जाए. Children, should I start the marking? Perfectly elastic में slightly lower भी include. नहीं 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 नहीं. एक गिवन प्राइस पे कस्टमर कितना भी खरीदेगा, थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा वो भाग जाएगा. हाँ, लोअर पे लेगा, लोअर पे लेगा. इनलास्टिक कहां से होगा? कंज्यूमर विल बाय इनफाइनाइट क्वांटिटी एट अ गिवन और लेसर प्राइस. तो जब ग्राफ हमारा जो बनता है, जो पैरेलल लाइन बनती है, वो बनती है ही विल बाय इनफाइनाइट एट अ गिवन प्राइस. एक यूनिट भी खरीद सकता है 600 रुपए में, दो भी खरीद सकता है, तीन भी खरीद सकता है. समझ में क्या? चलिए, पहला MU कितना था चलन? 700. दूसरे पे MU था 650. तीसरे पे था चलन 600. चौथे पे कितना था? चौथे पे कितना था? 500. पांचवे पे कितना था बच्चों? 350. छठे पे कितना था बच्चों? 250. और सातवें पे कितना था? 150. और आठवें पे 50. चलिए, जोड़ देते हैं सारे पॉइंट्स को. Let us add all points. Sorry, join all points. Intersection is well visible to everybody, children. चलिए, this intersection is actually called as the point of equilibrium where MUX equals to PX. थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मार्क करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. चिल्ड्रन, सबको ये नजर आ रहा है? चिल्ड्रन, सबको ये नजर आ रहा है? Yes. The first box reflects consumer surplus. I repeat, children, the first box reflects consumer surplus. तो कंज्यूमर बिल्कुल कंज्यूम करेगा. The box underneath reflects consumer deficit. समझ में आ गया? कंज्यूमर का जब डेफिसिट होगा, वो खर्च तो ज्यादा पैसे कर रहा है, खर्चा ये है बच्चों ग्रीन लाइन, बट उसको सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, तो क्या वो खरीदना चाहेगा कमोडिटी को? नो. और जब उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बिल्कुल लेगा भाई, और यहां पे भी लेगा. तो हाउ मेनी पोर्शंस डू वी सी चिल्ड्रन? अर्जुन की आंख होगी तो सही आंसर देंगे. कितने पोर्शन है? 3 है. एक कंज्यूमर सरप्लस है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, और एक कंज्यूमर डेफिसिट है. डेफिसिट की स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा बच्चों. चलिए, समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? पक्का? झटपट अपडेट दिस. चलिए, so here it is said that MUX is more than PX. E पॉइंट पे MUX is equal to PX. और यहां पे क्या हो रहा है चिल्ड्रन?
MUX less than PX. And he will buy at surplus and equilibrium. हाँ, वो यहाँ पे भी खरीदेगा, यहाँ पे भी खरीदेगा, यहाँ पे, बट उसके नीचे नहीं खरीदेगा। तो आज के बाद जब भी मार्केट जाए और कोई चीज पसंद ना आए और आपस में आपको और मम्मी पापा को बात करनी है तो कोड वर्ड में बात करिएगा। खरीदना है तो कोड वर्ड क्या है? MUX इज इक्वल टू और मोर देन PX। नहीं खरीदना तो मम्मी से बोलेंगे आप MUX लेस देन PX। सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज लेस एंड प्राइस पेड इज। तो जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा और प्राइस जो पे कर रहे हैं उससे। और जो लोग कह रहे हैं नहीं पार्टी में जा रहे हैं सर, उनको लग रहा है क्लास में जाने से कोई फायदा नहीं है तो चलो पार्टी में चले, उनका पार्टी में सेटिस्फैक्शन ये हो जाता है। तो एनीथिंग दैट अ पर्सन डज इन द वर्ल्ड is only when his satisfaction derived is more than or equal to price. And if he doesn't do that, the reason is MUX is less than PX. समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो जिस डिजिटाइजर से मैं लिखता हूं, मैंने इसको अप्रैल 2020 में लिया था, 4 साल पहले, 7,000 रुपीज का चिल्ड्रन, अराउंड 6,600। आज यही डिजिटाइजर या इससे अच्छा वाला 3,800 में अवेलेबल है। Got it clear? तो अब सर आपने महंगा क्यों खरीदा? मैंने महंगा नहीं खरीदा, उस समय मेरे को इसकी जरूरत थी। बट आज अगर मेरे को दो प्राइसेस मिले, एक 3,800 का, एक 6,600 का, तो आई गो फॉर व्हाट? 3,800 वाले की। हाँ, एट दैट टाइम आई हैड इमरजेंसी, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, महंगा चलो खरीद लो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लैपटॉप भी खरीदा, वो भी सस्ते मिल सकता था, बट सप्लाईज वर वेरी पुअर, चाइना से सामान आ नहीं रहा था। तो लैपटॉप जो मैंने लिया था 2 साल पहले 38,000 रुपीज का, 2 साल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ 40,000 रुपए का, जिसपे क्लास ले रहा हूं, सेम लैपटॉप आज 36,000 रुपए का और 1 साल एक्सटेंडेड वारंटी फ्री मिल रही है साथ में। मतलब जो चीज मेरे को 40 की मिली थी आज वो 35 की हो चुकी है, बट आई हैड टू बाय। मेरे को लग रहा था प्राइस पेड इज गोइंग टू गिव मी इक्वल और मोर सेटिस्फैक्शन। समझ में आई बात? पक्का? चलिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछने लोग भाई। हाँ जी, बोलिए बोलिए प्रिया जी। अच्छा, चलिए ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। चिल्ड्रन, ग्राफ यहाँ पे बना भी था, चलते हैं आगे। चिल्ड्रन, अपनी कॉपी में एक हेडिंग डाल लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग टू कमोडिटी मॉडल विद प्राइस। सुपर क्विकली। तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कंज्यूमर के पास इस समय 2 कमोडिटीज हैं। मेरे एग्जांपल में जो दोनों कमोडिटीज आपको एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन नजर आ रही होंगी, इट इज बर्गर एंड पिज्जा। आफ्टर क्लास कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये कहां मिलता है 5 रुपए का बर्गर और 10 रुपए का पिज्जा? तो जवाब होता है कि सपनों में मिलता है। ओके, कंज्यूमर का नाम क्या है बच्चों? पिंकू, और इसकी इनकम कितनी है? 40 रुपए। अगर इसको 40 रुपए में बर्गर खरीदने हो तो कितने खरीदेगा बच्चों? 8। और पिज्जा खरीदना हो तो 4। बट अब ये एक नहीं, अब ये 2 कमोडिटीज खरीदना चाहता है। तो इसके लिए मैंने एक कंटेंट डिजाइन किया। चिल्ड्रन, डरिएगा मत बिल्कुल भी इस कंटेंट को देखकर, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। चिल्ड्रन, बच्चे सोचेंगे सर डर नहीं रहे, एग्जाम में याद कैसे करेंगे? परेशान मत होइए, 2 लाइन याद करनी है बस। नहीं, मैं बता रहा हूं कितने बर्गर और कितने पिज्जा लेगा, परेशान मत होइए। तो ये है बर्गर्स का एनालिसिस और ये है बच्चों पिज्जा का। पिंकू की इनकम कितनी है बच्चों? 40। बर्गर 5 का और पिज्जा 10 का। तैयार है समझने के लिए? सबसे पहले अपनी कॉपी में ये एग्जांपल लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्रिकेट टीम के बराबर कॉलम स्टार्ट करें। सो द फर्स्ट कॉलम इज टाइटल्ड एज यूनिट। चिल्ड्रन, बर्गर का 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड 6। ये नंबर है चिल्ड्रन। डोंट अज्यूम फर्स्ट बर्गर, सेकंड बर्गर, थर्ड बर्गर, फोर्थ बर्गर, फिफ्थ बर्गर एंड सिक्स्थ, ऐसा नहीं है। टोटल एक बर्गर आपने कंज्यूम किया, 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। 2 बर्गर्स ने मिलाकर बच्चों 95 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दिया। मैथ सबकी बहुत तेज है। 1 burger gave the satisfaction for 50 utils. 2 burgers gave the satisfaction for 95 utils. तो दूसरे वाले ने कितने का सेटिस्फैक्शन दिया? 45 का। 3 burgers in all gave the satisfaction for 135. 2 were giving of 95. तीसरे ने कितने का दिया? 40 का। समझ गए बात? Yes, सबकी जी, तुषार जी, वंश जी, हार्दिक जी, समझ गए भाई?
पक्का? Yes. 4 बर्गर Sir. गए, टोटल 170 यूटिल का बेनिफिट मिला। 3 ने 135 का दिया था, तो चौथा वाला कितने का देगा? 35। 5 बर्गर्स ने 200 यूटिल का बेनिफिट दिया चिल्ड्रन। 4 बर्गर्स 170 का दे रहे थे, सिर्फ 5वें ने कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन दिया? हाउ मच? 30। 6 बर्गर्स ने मिलाकर 225 यूटिल, 5 वर गिवन 200, सिर्फ छठे वाले ने कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन दिया? 25। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? पक्का? चलते हैं आगे। As we consume more and more and more and more burgers, children, satisfaction from every next burger went on diminishing. Law of diminishing MU लग गया यहाँ पे भी? पक्का? यहां तक सेम है? एक बर्गर कितने का था बच्चों? 5 रुपए के बर्गर ने 5 रुपए के बर्गर ने 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दिया। तो 5 रुपए खर्च करके अगर 50 का सेटिस्फैक्शन मिलता है बच्चों, तो 1 रुपए खर्च करके सेटिस्फैक्शन कितना आपको बर्गर से मिल रहा है? 10। स्पेंडिंग 5 रुपी यू गेट अ सेटिस्फैक्शन ऑफ 45। 1 रुपी खर्च करके सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा? 5 रुपए खर्च करके 45 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, तो 1 रुपए खर्च करने पे कितना मिलेगा? 9। 5 रुपी खर्च करके 40 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो 1 रुपए खर्च करने पे कितना सेटिस्फैक्शन? 8। 5 रुपए खर्च करके 35 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, 1 रुपए खर्च करने पे कितना? 7। 5 रुपए खर्च करके 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, 1 रुपए खर्च करके कितना? 6। 5 रुपए खर्च करके 25 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, 1 रुपए खर्च करके कितना मिला? 5। तो ये है बेनिफिट कितने रुपए का? 1 रुपए का। तो आई होप सो चिल्ड्रन फर्स्ट कॉलम अंडरस्टूड, TUMU अंडरस्टूड, प्राइस इज अंडरस्टूड एंड दिस इज अंडरस्टूड। यस और नो? कौन सा कॉलम जो अभी मैंने समझाया? दैट इज एक्सपेंस। एक बर्गर 5 का है चिल्ड्रन, 2 कितने के हो गए? 10। 3 विल कॉस्ट यू 15, 4 विल कॉस्ट अस 20, 5 वुड कॉस्ट 25, 6 वुड कॉस्ट 30। इतना सबको समझ में आ गया? बर्गर की कहानी सबको क्लियर हो गई? तो यहां पे 1 रुपए खर्च करने पे 10 का सेटिस्फैक्शन, यहां पे 9 का, 8 एंड सो ऑन। तो अगर सिर्फ बर्गर्स की बात होती बच्चों, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस पे मिल रहा है? पहले बर्गर पे। उससे कम दूसरे, उससे कम तीसरे, उससे कम चौथे, उससे कम पांचवे, उससे कम चिल्ड्रन छठे पे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो 1 रुपए खर्च करने पे कितना सेटिस्फैक्शन मिला? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? आते हैं पिज्जा पे। कितने का पिज्जा है चिल्ड्रन? 10। एक पिज्जा 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है, 2 मिलाकर 150 दे रहे थे, तो दूसरा वाला कितना दे रहा है? 70। 3 मिला के 200 दे रहे थे 10, तो तीसरा वाला कितना दे रहा है? 60। 4 pizzas gave a total satisfaction of 260, चौथे वाले ने कितना दिया? 50। 5 pizzas मिलाकर 300 का सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, पांचवे ने कितना दिया? 40। 6 पिज्जा मिलाकर 330 का सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, छठे वाले ने कितना दिया? 30। जैसे जैसे आप ज्यादा पिज्जास कंज्यूम कर रहे हैं चिल्ड्रन, सेटिस्फैक्शन पर पिज्जा इज गोइंग डाउन। इतना समझ में आ गया? लॉ ऑफ DMU लग रहा है? 10 रुपए खर्च करने पे 80 का सेटिस्फैक्शन, 1 रुपए खर्च करने पे कितना बच्चों? 8। 10 रुपए खर्च करने पे 70 का सेटिस्फैक्शन, 1 रुपए खर्च करने पे कितना? 7। 10 रुपए खर्च करने पे 60 का सेटिस्फैक्शन, 1 रुपए खर्च करने पे कितना? 6। 10 रुपए खर्च करने पे 50 का सेटिस्फैक्शन, 1 रुपए खर्च करने पे कितना? 5। जिन्होंने खाना नहीं खाया 4-5 दिन से, उनको छोड़ के बाकी लोग बोल सकते हैं। 10 रुपए खर्च करने पे 40 का सेटिस्फैक्शन, 1 रुपए खर्च करने पे कितना? 4। 10 रुपए खर्च करने पे 30 का सेटिस्फैक्शन, 1 रुपए खर्च करने पे कितना? 3। तो वी केम टू नो कि 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन बर्गर पे कितना है और 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन पिज्जा में कितने का है। यस और नो? हर इंसान यही करता है बच्चों। एप्पल जब 200 रुपए किलो होता है और मैंगो 80 रुपए किलो होता है, तो घर में एप्पल कम आता है और मैंगो ज्यादा। और जब मैंगो 200 रुपए किलो होता है और एप्पल 180 रुपए किलो होता है, तो घर में एप्पल ज्यादा आएगा।
तो अगर आपको लग रहा है कि घर में ढेर सारे लोगों का डिनर है, दाल घर में बना लेती है मम्मी, घर में चावल बन गए, रोटी बाहर से आएगी, गर्मी में बहुत टेंशन है, और सब्जी बाहर से आ जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? बट अगर घर में पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करने में 5,000 रुपए लगे, और एक नया कैफेटेरिया, एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, वो एक के साथ एक फ्री स्कीम देता है, और वहां 4,000 रुपए लगेंगे, व्हाट पापा मम्मी वुड डू? बाहर ही खिलाएंगे, पैसे भी बचेंगे, टेंशन भी कम है। तो किसी जमाने में शादियां घर के बाहर टेंट लगा के हो जाती थी, व्हाट इट क्लियर, पड़ोसी कुछ नहीं बोलते थे। आज बैंक्वेट हॉल क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि पड़ोसी का प्रॉब्लम ज्यादा कॉस्टली है, बैंक्वेट हॉल का जो बेनिफिट है वो सो कॉल्ड सस्ता है। हाँ, वेबलिन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। खैर, ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? चलिए, तो सर इस थ्योरी के बारे में क्या है? इस थ्योरी में बच्चों दो अजम्पशंस होते हैं। पहला अजम्पशन, आप सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशंस को लेंगे which happen to give you same satisfaction. I repeat, which happen to give you same satisfaction. तो अगर मैंगो सस्ता है और एप्पल महंगा है और सेटिस्फैक्शन सेम मिलता है, तो मम्मी मैंगो लाएंगी, एप्पल नहीं लाएंगी। अगर एप्पल सस्ता है और मैंगो महंगा है और दोनों सेम सेटिस्फैक्शन देता है, तो मम्मी एप्पल खरीदेंगी, मैंगो नहीं खरीदेंगी। बट सर हमारी मम्मी एप्पल, मैंगो, बनाना सब लेके आई हैं, तो बच्चों तीनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मनी स्पेंट इज एग्जैक्टली सेम। मैं एक बार रेस्टोरेंट गया और मेरे को समझ में नहीं आया, पापा ने 10 रोटी ऑर्डर कर दी, 2 दाल ऑर्डर कर दी, 1 वेजिटेबल ऑर्डर कर दिया, 1 प्लेट सैलेड, कुछ लोग सलाद बोलते हैं इसको, और 1 प्लेट राइस। इट टोटली वेंट ऑफ ओवर माई ब्रेन, वाई रोटीज आर 10 बट दाल 2 और सब्जी 1 है चिल्ड्रन? ऐसा क्यों है? नहीं, रोटी सस्ती नहीं है। रोटी 10 मंगाई गई, दाल 2, वेजिटेबल 1, सैलेड 1 प्लेट और राइस भी 1 प्लेट। कहने का मतलब 10 रोटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उतना ही होगा जितना 2 प्लेट दाल से, 1 प्लेट सब्जी से, 1 प्लेट सैलेड से और 1 राइस से हो जाए। गाड़ी में पहिए 4 होते हैं, स्टीयरिंग व्हील क्या 4 होते हैं? इंजन क्या 4 लगे होते हैं? हेडलाइट क्या 4 होती है? नो। जिसकी जितनी जरूरत, जिससे जितना सेटिस्फैक्शन मिल जाए, वो उतना ही होता है। बड़ी गाड़ियों में 2 एयर कंडीशनर्स होते हैं, एक फ्रंट में एक सेंटर में, ताकि पिछले वाले आगे वाले लोगों के नामों के आगे सफिक्स प्रीफिक्स ना लगाएं, दलित आगे बैठ के हमको पीछे घुसड़ दिए। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये भी यूटिलिटी का फिनोमेना है चल रहा है। बट मम्मी कह रही है, अरे सुनते हो जी, राइस मत मंगो, चिकन बिरयानी मंगवा लो। आज कौन सा डे है? चलिए कैंसिल कैंसिल, वेज बिरयानी मंगवा लेते हैं। तो राइस से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और वेज बिरयानी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन में क्या फर्क होगा? सर जो राइस है ये 220 का है, वेज बिरयानी जो है वो 480 की है। बट राइस जो आएगा वो 4 लोग खा पाएंगे, ये भी 4 ही खा पाएंगे, बट इससे सेटिस्फैक्शन इतना और इससे सेटिस्फैक्शन इतना, तो लोग किसको खरीदेंगे? 480। समझ में आ गई बात? चल रहा, लेकिन फिर डिवाइड भी तो करेंगे कि हाँ डिवाइड भी करेंगे, चावल भी तो डिवाइड होगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? तो यहाँ पे भी आपको ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज अंडरस्टूड। सो ये बात क्लियर हो गई चिल्ड्रन? चलिए, तो इस थ्योरी के बच्चों 2 अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन, अमाउंट ऑफ इनकम शुड बी एलोकेटेड इन फुल। क्यों सर? वो पैसा बचा भी तो सकता है। जिस जमाने में बच्चों ये थ्योरी लिखी गई थी, उस जमाने में ये माना गया था कि अगर आप पैसा बचाएंगे, तो बैंकिंग सिस्टम तो था नहीं, तो उस पैसे पे कोई रिटर्न्स तो है ही नहीं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी मॉडल में पहला असम्पशन ये बना, कंज्यूमर्स इनकम हैव टू बी एलोकेटेड इन फुल। एलोकेटेड इन फुल का मतलब स्पेंट इन फुल, in such a manner that the satisfaction derived from a combination of 2 commodities happen to be same. कितनी जगह आपको बर्गर और पिज्जा से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बच्चों सेम लग रहा है? 4 जगह ऐसा हो रहा है। सबने ये लिख लिया बच्चों? चलिए, तो पहला असम्पशन एक्टिवेट करते हैं, equal benefit derived on spending ₹1 is at how many places children? 4 places। 3 यूनिट्स बर्गर और 1 यूनिट पिज्जा की। नजर आ रहा है बच्चों? बच्चों नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? देन 4 यूनिट्स ऑफ सो कॉल्ड बर्गर एंड 2 यूनिट्स ऑफ पिज्जा।
then 5 units of 5 units of burger and 3 units of pizza, and finally children 6 units of burger and 4 units of pizza. ये एक ऐसा सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन है जहां पे आपने 1 रुपए बर्गर और पिज्जा पे खर्च किया चिल्ड्रन, द बेनिफिट इज इक्वल, एकदम सेम बेनिफिट है। आई रिपीट, एकदम सेम बेनिफिट। तो कंज्यूमर बच्चों इसको भी ले सकता है, इसको भी ले सकता है, इसको भी ले सकता है और इसको भी ले सकता है, यस और नो। बट दूसरी प्रॉब्लम आती है हैसियत। आई रिपीट, दूसरी प्रॉब्लम आती है हैसियत। देखें पिंकू की हैसियत क्या है बच्चों। तो पिंकू की हैसियत क्या है, लेट्स सी चिल्ड्रन। पिंकू कह रहा है कि 3 बर्गर 15 रुपए के आएंगे और 1 पिज्जा 10 का आएगा, तो मेरे कितने खर्च होंगे पैसे, 25। इट इज अफोर्डेबल चिल्ड्रन। 4 बर्गर्स 20 रुपए के और 2 पिज्जा भी 20 रुपए का, तो चिल्ड्रन इट इज अफोर्डेबल। 5 बर्गर्स 25 रुपए के और 6 पिज्जा 5 बर्गर 25 रुपए के और 3 पिज्जा 30 रुपए के, औकात से बाहर। 6 बर्गर 30 रुपए के और 4 पिज्जा 40 रुपए के, ये भी औकात से बाहर। तो चारों में 2 पॉइंट्स ऐसे हैं चिल्ड्रन जो अफोर्डेबल हैं, दैट इज ए एंड बी। और क्या अनअफोर्डेबल है, वाई। क्यों सी और डी अनअफोर्डेबल है, कमाई कम और खर्चा ज्यादा। यहां पे कमाई ज्यादा और खर्चा बराबर या कम, तो अफोर्डेबल तो ए और बी दोनों है बच्चों, बट हेयर ही वुड बी अनविलिंग। वाई, 25 खर्च हो रहा है, इनकम थी 40, कितने पैसे बच गए, 15। सर बैंक में जमा करा दे। उस जमाने में बैंकिंग नहीं थी, बैंकिंग नहीं थी, तो ये माना जा रहा है कि ये 15 आपके बर्बाद हो रहे हैं, इट इज बेटर टू स्पेंड। तो कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम वेयर in a given income he allocates it in such a way that the satisfaction derived by spending the amount of income on 2 commodities happen to be equal। समझ में आ गया। तो हम जब इस थ्योरी के लिए बोलते हैं तो पहले ये बात आ जाती है, बट जब आप प्रैक्टिकली इसको पढ़ते हो तो पहले ये बात आ जाती है। तो पूरे स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी में चिल्ड्रन ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा, बट जब आप डेरिवेशन करोगे तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में। तो अंडरस्टूड व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली स्टेट्स अ कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन he allocates his income in such a way that the satisfaction derived from the combination of 2 commodities is equal। समझ गए पूरी रिसर्च चल रहा है। हाँ, तो ये लेने को तो ये भी ले सकता है, बट ये पैसे बच जाएंगे। 50,000 रुपए लेकर मम्मी शॉपिंग के लिए निकली, अभी 30,000 खर्च हुए हैं, तो मम्मी कहीं चलो अभी थोड़ा और कुछ देख ले, वरना पापा वापस ले लेंगे। नहीं वापस नहीं लेंगे। चलिए समझ में आ गया बच्चों, तो झटपट इसको लिख लें, इसके आगे की कहानी अगली क्लास में बताएंगे।